Good morning students, welcome in the class 9th and we are watching our video of Science and Technology Standard 9 Part 1। हम लोग साइंस 1 में हमारा चौथा चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है बेटा मेजरमेंट ऑफ मैटर। और मेजरमेंट ऑफ मैटर में जैसे आप लोग जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने वैलेंसी देखी हुई है। मैंने आप लोग को वैलेंसी के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बताई हुई है कि हम लोग जैसे कि टेबल में दिए अनुसार किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके हम लोग वैलेंसी आराम से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट ऑर्बिट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऑर्बिट में जितने प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे उनके हिसाब से उनको लगने वाले और किसी अन्य एलिमेंट को देने के लिए लगने वाले इलेक्ट्रॉनों से हम लोग उनकी वैलेंसी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोग को NaCl के बारे में जानकारी बताई थी कि NaCl ये जो कंपाउंड होता है उसके अंदर एक केमिकल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहेंगे, है ना। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और उसमें Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह से वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग NaCl कंपाउंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग को वैलेंसी की एक डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी यानी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जितने भी एटम एलिमेंट के अंदर एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे गिव्स अवे और टेक अप, मतलब वो किसी और तत्व को दिए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं। व्हाइल फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जब किसी एलिमेंट को तत्व को किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन देने और लेने की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब उसको हम लोग इस एलिमेंट की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कहेंगे। जैसे कि आप लोग को सोडियम एटम के बारे में आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, वाइल अ क्लोरीन एटम हैज द कैपेसिटी टू टेक अप वन इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है होगा वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों की वैलेंसी क्या होगी? एक ही होगी। दिस मीन दैट द वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज 1, मतलब दोनों एटम की वैलेंसी, एलिमेंट्स की वैलेंसी एक ही होगी। और इस तरह से फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज एज फॉलोज। जैसे कि आप लोग को अब एक साइंस कैप्सूल में आप लोग को कुछ कैटायंस और आयनायंस के बारे में जानकारी आपको दी गई है बेटा। मतलब आज के वीडियो में हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं वो है कैटायंस और आयनायंस, ठीक है। एक कैटायंस और आयनायंस है क्या, ये हम लोग और अच्छे से आज के वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आयोनिक बॉन्ड जो भी हम लोग कंपाउंड्स के अंदर क्रिएट करेंगे उनके 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड हैज़ 2 कंस्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एज एनायंस। देखिए बेटा ये स्पेलिंग देखने के बाद हम लोग इसको कैशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कैशंस नहीं बोलना है हम लोग को। इसका प्रोनाउंसिएशन कैटायंस होगा और इसका एनायंस होगा, ठीक है। जो कि कैटायंस होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस और एनायंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे कि यहाँ पे Na+ ये जो होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस होगा और Cl- ये जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायंस होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को और एक अच्छी सी जानकारी आप लोग को दी गई है बेटा कि पॉजिटिवली चार्ज एनायंस हमेशा किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी कि एनायंस वो कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिनको हम लोग Cl- से दर्शाते हैं और यहाँ पे प्लस साइन से हम लोग कैटायंस को दर्शाते हैं। एक बात और इसमें देखने वाली है बेटा कि हमेशा कैटायंस कोई भी एलिमेंट में या कोई भी कंपाउंड में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होंगे। जैसे कि कैटायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं और निगेटिवली चार्ज आयंस आप लोग को राइट हैंड साइड में लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये Na+ हो जाएगा और ये Cl-, इस तरह से ये दोनों तत्व, दोनों एलिमेंट्स एक बॉन्ड से कनेक्टेड है जिनको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये दोनों को कनेक्ट करके ये
हमारा पूरा का पूरा एक कंप्लीट तत्व बन गया है, कंपाउंड बन गया है, वो है NaCl। ओके, अब यहाँ पे देखिए साइंस कैप्सूल में आप लोग को बताया गया कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस व्हाइल नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। फॉर एग्जांपल MgCl2, अगर MgCl2 के बारे में अगर बात करें तो उसमें Mg के 2 पॉजिटिव आयंस होंगे जिनको हम लोग कैटायंस कहेंगे, और Cl- का एक निगेटिव आयन होगा जिनको हम लोग एनायंस कहेंगे। तो Mg++ एंड Cl- एज कैटायंस एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है होल नंबर वाली। जैसे आप लोग को पता है बेटा, होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब सो ऑन, मतलब अनंत काल तक जितने नंबर्स बने हुए हैं वो सभी होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स वाले तत्व हम लोग वैलेंसी के पैटर्न में दर्शाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा कि किसी भी एलिमेंट का की वैलेंसी 0 थी, कभी किसी की 1 3, कभी किसी की 2 3, और कभी किसी की 3 3, और आखिरी में 4 थी। तो 0 से लेकर 4 तक किसी भी तत्व की वैलेंसी हो सकती है, उससे ज़्यादा कभी किसी की तत्व की वैलेंसी नहीं होगी। So the number of electron that are given away or taken up is always a whole number. Therefore the valency is always a whole number. जैसे कि जैसे आप लोग को पता होगा कि नेचुरल नंबर्स में 0 ये संख्या नहीं होती, इसीलिए होल नंबर्स ही आप लोगों को वैलेंसी के नंबर दर्शा सकते हैं। और वैलेंसी क्या होगी बेटा? जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन देने और लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो होल नंबर्स के बीच में ही आप लोग को मिलेगी। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले भाग की तरफ, वेरिएबल वैलेंसी। हम अभी अपना नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में परिवर्तनीय संयोजकता कहते हैं। परिवर्तनीय यानी कि बदलने वाली वैलेंसी। अब हमने तो देखा था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की 0 होती है, और ये बदलती कैसी है? तो ये हम लोग अभी मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ बेटा, इसमें होता क्या है। तो अंडर डिफरेंट कंडीशन द एटम ऑफ सम एलिमेंट गिव अवे और टेक अप डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है, ऐसे संकट भी आते हैं कि जिसमें एलिमेंट को जितनी उसकी वैलेंसी होती है उसके ज़्यादा भी नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ सकते हैं। उस वजह से उसकी वैलेंसी बदलती रहती है, और इन सच केसेस दो एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, और उस वजह से उसकी वैलेंसी जो होगी वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। और इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, और इसी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट के तत्वों के इस प्रॉपर्टी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है स्टूडेंट्स, आयरन, जैसे का इसका सिंबल Fe है, एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसीज 2 and 3। मतलब ये आयरन जो है ना वो 2 और 3 दो अलग अलग वैलेंसी वेरी करता है, और इसीलिए देयरफॉर आयरन फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स विद क्लोरीन। और इस दो अलग अलग वैलेंसी को फॉर्म करने की वजह से यदि वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो FeCl2 और FeCl3 के नाम से भी इनको हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से ये दो अलग अलग वैलेंसी वेरी करने की वजह से इस तरह के दो कंपाउंड ये फॉर्म करता है, और यही है हमारा वेरिएबल वैलेंसी। अब जैसे कि आप लोग को स्टूडेंट्स ये देखिए सम एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनकी वेरिएबल वैलेंसी यहाँ पे बताई गई। जैसे कि कॉपर है, उसका सिंबल है Cu, वैलेंसी है 1 और 2, मतलब जो वेरिएबल वैलेंसी है ना वो 1 और 2 होगी। और आयन कौन से होंगे उसके? जैसे कि 1 होगी तो Cu+ होगा, और अगर 2 वैलेंसी होगी तो Cu2+ होगा, जिसको हम लोग Cu+ को Q+ कहते हैं और Cu2+ को Q' कहते हैं। उसी तरह से मर्क्यूरी का सिंबल Hg है और आयरन का Fe है। Hg की वैलेंसी 1 और 2 होगी, Fe की वैलेंसी जिसको हम लोग आयरन कहते हैं 2 और 3 होगी। Hg+, Hg2+, यहाँ पे 2 वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं। Fe के लिए Fe2+ और Fe3+, इस तरह से 2 आयन वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। Hg यानी कि मर्क्यूरस हम लोग इसको बोलते हैं Hg+ को, और Hg2+ को मर्क्यूरिक कहते हैं। उसी तरह से Fe2+ को फेरस कहते हैं और Fe3+ को फेरिक कहते हैं।
अब जैसे कि आप लोग को यहाँ पे रेडिकल्स स्टार्ट करना बेटा। रेडिकल्स में आप लोग को कुछ जानकारी बताई गई है। जानकारी में सबसे पहले आप लोग को टेबल दिया गया। इस टेबल को हम लोग को हम लोग कैटायंस और एनायंस हम लोग को इसमें लिखने हैं, और रेडिकल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दूसरे पेज पर दी गई है। ये देखिए 55 पेज नंबर पे सबसे ऊपर आप लोग को ये जानकारी बताई गई है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है बेटा कि एक आयोनिक बॉन्ड है। जैसे मैंने ये आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आयोनिक बॉन्ड के दो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। पहला पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कैटायंस होंगे, और दूसरा निगेटिवली चार्ज आयंस यानी कि एनायंस होंगे। और जिसको कैटायंस यानी कि Na+ और एनायंस को हम लोग ने Cl- के रूप में उदाहरण देखा था, है ना। अब एक नई चीज़ आप लोग को इसमें देखने की मिलेंगी कि कैटायंस आर नथिंग बट द बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स। उसी तरह से निगेटिवली चार्ज आयंस यानी एनायंस आर द एसिडिक रेडिकल्स। और इनके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोगों को OH ग्रुप फॉर्मिंग जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, OH ग्रुप फॉर्मिंग, उनको हम लोग बेस कहेंगे। बेस यानी कि क्या होता है बेटा, क्षार कहते हैं। और उसी तरह एसिडिक रेडिकल्स को हम लोग यहाँ पे अम्ल कहेंगे, जो कि आप लोग को यहाँ पे H+ के पैटर्न में आप लोग को इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो OH- ये हो गया बेसिक रेडिकल्स, और एसिडिक रेडिकल्स होगा बेटा H+। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण आप लोग को दिए गए हैं, जैसे कि NaOH और KOH आर नथिंग बट द बेस रेडिकल्स, और HCl HBr आर नथिंग बट द एसिडिक रेडिकल्स। और एसिडिक रेडिकल्स को हम लोग यहाँ पे बेटा एनायनिक रेडिकल्स भी कहते हैं, यानी कि बेसिक रेडिकल्स आर OH-, एसिडिक रेडिकल्स आर H+। तो यहाँ पे आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि कैटायंस शोज द बेसिक प्रॉपर्टी, हेंस कैटायंस आर द बेसिक रेडिकल्स एंड एनायंस आर द एसिडिक रेडिकल्स। ये चीज़ आप लोग को ये रेडिकल्स में बताई गई है कि कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स हैव टू कंस्टिट्यूएंट, दीज आर कैटायंस एंड एनायंस। जो कि कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एनायंस नेगेटिवली चार्ज होंगे। ये दोनों इंडिपेंडेंटली टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, एंड देयरफॉर दे कॉल्ड रेडिकल। और इन दोनों को मतलब कैटायंस और एनायंस को रेडिकल्स कहते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द अबोव चार्ट दैट डिफरेंट बेसिस, जैसे कि ऊपर दिए गए चार्ट अनुसार, जैसे ये चार्ट अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बेटा कि ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार NaOH, KOH, CaOH/2 ये क्या होंगे, इसमें ये बेसिक प्रॉपर्टी होंगी। तो इसमें कैटायंस कौन से होंगे, जैसे कि Na+ ये कैटायंस हो गया, K+ ये कैटायन हो गया, Ca+ ये भी कैटायन हो गया। और यहाँ पे एनायन कौन से होंगे बेटा, OH-, और यहाँ पे भी OH/2-, ये इसके एनायंस हो गया। अब एसिड में भी उसी तरह से हम लोग को पैटर्न लिखना है। देखिए कैटायंस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे और एनायंस हमेशा राइट हैंड साइड वाले होंगे। तो यहाँ पे कैटायन कौन हो गया, यहाँ पे H+ ये कैटायन हो गया, यहाँ पे भी H+ ये कैटायन हो गया, और यहाँ पे भी H+ ये कैटायन हो गया। और यहाँ पे एनायन कौन सा होगा बेटा, Cl-, Br- और NO3-। ये देखिए ये पैटर्न में आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा यदि हम लोग बेस की बात करें तो OH- कांस्टेंट होगा, और अगर हम लोग एसिड की बात करें तो H+ कॉमन होगा या कांस्टेंट होगा। वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आप लोग को क्या बताया गया है कि इट इज सीन फ्रॉम द अबोव चार्ट दैट डिफरेंट बेसेस NaOH, KOH आर फॉर्म व्हेन वेरियस कैटायनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विथ एनायनिक रेडिकल। मतलब कैटायन और एनायन दोनों को मिलकर ये पेयर बनाए गए हैं जो कि हाइड्रोक्साइड होते हैं, OH हाइड्रोक्साइड हो गए। हेंस द कैटायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल। और इसी वजह से कैटायनिक रेडिकल्स को प्लस चिन्ह वाले जो भी रेडिकल्स होंगे उसको हम लोग बेसिक रेडिकल्स कहेंगे। डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय द बेसिक रेडिकल्स इन देम। इस तरह से बहुत सारे तत्वों में कंपाउंड में हम लोग बेस फाइंड कर सकते हैं जिसमें OH लगा होगा, उसको बेस कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर डिफरेंट एसिड के बारे में बात करेंगे
such as HCl, HBr are formed when various anionic radicals are paired with the cationic radical H+. जैसे कि cationic radical H+ आप लोगों ने देखा था, वो anionic radical के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं और वो HCl और HBr के पैटर्न में होते हैं, जहाँ पे H+ ये रेडिकल इसमें कांस्टेंट होगा। Therefore the anionic radicals are called acidic radicals। तो देखिए anionic radicals कौन सा होगा बेटा, ये एसिडिक रेडिकल्स होगा। Ionic radicals are called acidic radical। और difference in the composition of various acid become clear by the acid radicals in them। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, है ना, या फिर कोई कोई एलिमेंट्स भी हैं, इनमें से आप लोग को यदि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल फाइंड करने में के लिए बोले तो वो कौन कौन से होंगे, है ना। ये अगर मैंने आप लोग को सवाल पूछा तो एक थोड़ा सा एक जल्दी से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं बेटा। जैसे कि Ag+, जहाँ पे प्लस चिन्ह होगा वो कौन होंगे, वो सब होंगे बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे B करके इसको इंडिकेट करता हूँ, B यानी कि बेसिक रेडिकल। फिर Cu2+, ये भी क्या होगा, B होगा। फिर Cl- क्या होगा, ये एसिडिक रेडिकल, I- भी एसिडिक है। SO4 2- ये जो होगा ये भी एसिडिक है। Fe3+, ये क्या होगा बेटा, बेसिक। Ca2+ भी बेसिक। NO3- ये एसिडिक। S2- ये एसिडिक। NH4+ ये क्या होगा, ये तो बेसिक ही है, पर आपको यहाँ पे दिया गया है देयर आर सम एक्सेप्शन, मतलब ये NH4 जो है वो कभी कभी एसिडिक की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसको प्लस होने की वजह से हम लोग बेसिक बोलेंगे। K+ भी बेसिक। MnO4- ये होगा एसिडिक, लेकिन ये एक्सेप्शन है एसिड को, ये कभी कभी बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, लेकिन माइनस होने की वजह से इसको एसिडिक कहेंगे, और Na+ जो होगा वो ऑब्वियसली बेसिक हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को ये रेडिकल्स का डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसानी से समझ में आ गया है। अब आपको यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड और रेडिकल्स आप लोग को दिए गए हैं, तो इनमें भी दो तरह के रेडिकल्स आप लोग को इसमें देखने हैं। फर्स्ट आप लोग को मोनो एटॉमिक रेडिकल देखना है और दूसरा आप लोग को कंपोजिट रेडिकल देखना बेटा। मोनो एटॉमिक रेडिकल को हम लोग सिंपल रेडिकल्स भी कहते हैं, जो सिंपल होते हैं और सिंगल होते हैं। जैसे कि Ag+, Mg2+, ये सिंगल तत्व है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। Ag एक है, Mg2+ एक है, Cl- भी एक है, Fe2+ भी एक है, और Br- ब्रोमीन भी एक ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो एटॉमिक रेडिकल्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग सिंपल रेडिकल्स कहते हैं। परंतु इसके बाद आता है कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल्स वो होंगे जिसमें कंपाउंड्स होंगे बेटा, मतलब एक से ज़्यादा दो तत्व इसमें होने जरूरी होते हैं, इसलिए कंपोजिट रेडिकल्स कौन से हो जाएंगे, SO4 2-, ClO3- और NH4-, ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट रेडिकल्स। और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी, और इसके ऊपर जो चार्ज दिए गए ना, है ना, ये क्या है, उसकी वैलेंसी है बेटा, वैलेंसी, जो कि आप लोगों ने इसके पूर्व देखी हुई है। इसके बाद हमारे आखिरी पोर्शन की हम लोग तरफ चलते हैं, जो है केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड, जिसको हम लोग रिकैपिचुलेशन कहते हैं। ठीक है, रिकैपिचुलेशन में कंपाउंड का फार्मूला लिखते समय सोडियम क्लोराइड, जैसे कि अगर हमने उदाहरण ले लिया है, तो उसके लिखने में हम लोग को कौन से रूल को फॉलो करना है, ये चीज़ें आप लोग को इसमें बताई गई है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग लिखते हैं तो Na+ और Cl- इस तरह से लिखना होता है कि प्लस चिन्ह वाला जो तत्व होगा वो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और Cl- वाला जो एनाइन वाला तत्व होता है वो राइट हैंड साइड में लिखना होता है। यही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है कि वाइल राइटिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड, द सिंबल ऑफ द कैटायन इज रिटन ऑन द लेफ्ट एंड adjoined to it on the right is the symbol of the anion, और उसी के संदर्भ में उसी को लगकर एनायन का जो सिंबल होता है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ये आप लोग को बताया गया है। तो द चार्जेस आर नॉट शोन थ्रू द नंबर ऑफ द आयन्स इज रिटर्न एज अ सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द आयन, दिस नंबर इज ऑब्टेन इजीली बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैलेंसीज। अगर आप लोग को केमिकल फार्मूला बनाना है कोई भी कंपाउंड का, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को, मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड आप लोग को अगले पेज में एक तत्व के बारे, एक कंपाउंड के द्वारा समझाया गया है। इसमें क्या होता है बेटा, कैटायंस होंगे जिनको हम लोग कैटायंस और एनायंस होंगे, जिसमें हम लोग बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स को जोड़कर एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी तत्व
यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं वो उसमें कितने एटम एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा कनेक्टेड होंगे वो आप लोग उसके वैलेंसी के आधार पर लिख पाएंगे। और ये जो दोनों तत्व होंगे एसिडिक और बेसिक रेडिकल वाले जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं? दीज टू पार्ट्स आर अपोजिटली चार्ज, वो अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूट द आयनिक बॉन्ड। और उन्हीं की वजह से उन दोनों कंपाउंड के बीच में तत्वों के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड हैज़ 2 वर्ड्स, और कोई भी आयनिक कंपाउंड के 2 वर्ड्स या 2 लेटर्स या 2 तत्व आप लोग इसमें देखने वाले हैं। उसकी लिमिट 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टू राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल, मतलब अगर हम लोग को कोई तत्व आप लोग को बनाना है Na2SO4, ये एक तत्व बना हुआ है, ये कैसे बना है ना, इसकी जानकारी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है और SO4 की वैलेंसी 2 है, परंतु ये जो 2 संख्या है वो Na के साथ जुड़ गई और SO4 की और Na की जो वैलेंसी है वो SO4 के साथ जुड़ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस वजह से SO4 की 2 वैलेंसी वो Na को लग जाती है। Na से वो 2 वैलेंसी लेकर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और Na2 भी अपनी एक वैलेंसी के साथ SO4 के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों बेसिक रेडिकल्स जो है वो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। बेसिक रेडिकल लेफ्ट में है और एसिडिक रेडिकल राइट में है, ठीक है। तो द राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल Na और SO4 में आप लोग को क्या होंगी? सबसे पहले दोनों की वैलेंसी लिखनी होंगी और वैलेंसी लिखने के बाद इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो SO4 की जो वैलेंसी है वो Na2 के साथ लग जाती है और Na की जो वैलेंसी है वो SO4 के साथ लग जाती है और SO4 की जो वैलेंसी है वो Na के साथ लगती है। इसीलिए हम लोग इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इस केमिकल फार्मूले को, कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को ये पैटर्न में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है Na2SO4। आप लोग को यहाँ पे बेसिक रेडिकल्स के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, साथ ही साथ एसिडिक रेडिकल के भी अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। इसके आयनायंस कितने, यहाँ पे कैटायंस कितने जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को बताई गई है। और एसिडिक रेडिकल में किस तरह से आयनायंस इसमें जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोग को बताई गई हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज का पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ तत्व बताए गए थे। Na2SO4 ये तत्व हमने अभी बनाया था, उसी तरह से K2CO3 यदि हम लोग को बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पोटेशियम और CO3 मैंने यहाँ पे तत्व लिख लिया है। अब आप लोग को पता है यहाँ पे अगर पोटेशियम की वैलेंसी हम लोग को देखेंगे तो 1 है और CO3 की वैलेंसी कितनी है? 2 है। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? ये बनता है K2CO3। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन हम लोग को बनकर यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से अन्य उदाहरणों से हम लोग किसी भी तत्व का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में आप लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स लिखना है और इसको अपनी कॉपी में सेव करके रखना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।